सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम 3 या 4 एग्जाम्पल करेंगे और ये कहीं ना कहीं नॉनलीनियर स्पेस के ऊपर जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिस्कशन कर रहे हैं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो अपना एंड टू एंड डैश है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल 1 इज let n and n dash be normed linear space and T be a linear transformation. T is linear transformation from n to n dash. Prove that T is continuous either at every point of n or at no point of n. तो देखो है तो ये एग्जाम्पल, बट एक तरह से ये जनरलाइज रिजल्ट भी है। क्या है कि कोई अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगी। अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो हर एन के पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होकर नहीं होगी तो किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी। ठीक, तो इसका प्रूफ देखो। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए स्टूडेंट, एक x1 ले लिया और x2 ले लिया n से। ठीक, अब हमने मान लेते हैं कि ये जो t है वो x1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। लेट t बी कॉन्टिन्यूस एट x1। ठीक, तो हम जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो वैसे ही लगा दे जैसे लोअर क्लासेस में हम पढ़ते थे। जैसे फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं करते कि कोई फंक्शन अगर f इज कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a, क्या डेफिनेशन लगाते थे? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a less than epsilon for mod of x minus a is less than delta तो सेम डेफिनेशन हम यहाँ भी यूज करेंगे, बट ये अपना रियल में होता है और यहाँ पे हम नॉन लीनियर स्पेस पे करेंगे। तो डेफिनेटली जो मॉड है वहां पे हम नॉर्म यूज करेंगे। तो आप देखें सेम डेफिनेशन हम बोल रहे हैं कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x1. So by definition, for given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that norm of x minus x1 less than delta। जैसे यहाँ पे लिखते हैं for x minus a less than delta। तो फर्क क्या आया कि हम वहां पे रियल में करते थे और यहाँ पे हम नॉन लीनियर स्पेस पे कर रहे हैं। ठीक, उसके साथ में mod of f of x minus f of a is less than epsilon, तो यहाँ पे norm of t of x minus t of x1 less than epsilon। ठीक है, सो ये तो हमारा गिवन हमने मान लिया था कि x1 के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस है, तो ये रिजल्ट हमारे पास एक आ गया, गिव इट इक्वेशन 1। अब हमने प्रूव करना है कि ये t जो है वो x2 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है। तो हम ये पॉइंट लेके चले, कि नॉर्म ऑफ x माइनस x2 जो लेस देन डेल्टा है। तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा नॉर्म ऑफ t ऑफ x माइनस t ऑफ x2 वो भी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो x2 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये लेके चले हम। अब देखो थोड़ा सा इसमें हमने कैसे एक x1 हमने ऐड किया और x1 ही माइनस कर दिया सेम। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे क्यों करा? क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को यूज करना है। तो इक्वेशन 1 में देखें तो आप देखो नॉर्म में यहाँ पे x1 है, तो यहाँ पे हमने x1 बना लिया। ठीक, और बाकी टर्म्स जो जहां पे x है वहां पे ये पूरी क्वांटिटी ट्रीटेड एज x।
ओके, तो बाय दिस वी कैन यूज इक्वेशन 1। अगर x माइनस x1 का नॉर्म डेल्टा से छोटा है तो दैट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ t ऑफ x माइनस t ऑफ x1 जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो सेम यहाँ पे ये लॉजिक लगा देंगे हम। तो आप देखें तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y यूजिंग 1, y यूजिंग क्या बन गया, दैट इम्प्लाइज ये आपका आ गया x की जगह नॉर्म ऑफ t ऑफ x प्लस x1 माइनस x2 माइनस t x1 का नॉर्म ऑफ लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब t तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, t ऑफ x प्लस t ऑफ x1 माइनस t ऑफ x2 माइनस t ऑफ x1 और t ऑफ x1 और t ऑफ x1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो वी लेफ्ट विद दिस। तो यही तो प्रूव करना था हमने। तो समराइज कर सकते हैं क्या करा हमने, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन डेल्टा, ये पूरे हमने यूज कर लिए x1 वाले ही फॉर बिट हम ये लेके चले और हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि t जो है वो x2 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम कोई एक और पॉइंट ले लें x3, उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, x4 ले लें, x5 ले लें। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि x2 इज एनी पॉइंट ऑफ एन, एनी पॉइंट की जगह आर्बिट्रेरी पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर x2 के ऊपर है तो हर पॉइंट पे इस तरह से होल्ड कर जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि t इज कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर या एवरी पॉइंट ऑफ n। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नॉन लीनियर स्पेस टू नॉन लीनियर स्पेस अगर कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगी, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? ओके, नो नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में देखो क्या है कि अपने पास यहाँ पे भी n और n डैश अपने नॉन लीनियर स्पेस हैं और ओवर द सेम स्केलर फील्ड और t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है तो वो n टू n डैश है। ठीक, देन प्रूव दैट t इज बाउंडेड इफ ओनली इफ t इज कॉन्टिन्यूस। ये हमने पहले भी प्रूव किया है तो हम इसकी एक तरह से हम यहाँ पे इसका रेपिटेशन हो रहा है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूस होगा और कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे हम ये द्वारा से इसको प्रूफ कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक थ्योरम किया था जिसमें 3 या 4 पार्ट थे, 1 implies 2, 2 implies 1, 2 implies 3, 3 implies 2, वो वाला थ्योरम है। तो यहाँ पे एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने गिवन मान लिया कि अपना t जो है वो बाउंडेड है। ठीक, हमें प्रूव करना पड़ेगा t इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट m greater than 0 such that norm of t of x less than equal to m times norm of x for all x belongs to capital N। ठीक, so this is the definition of boundedness। ठीक, अब हमें प्रूव करना है t is continuous। तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करना, हमने एक पॉइंट ले लेंगे, उसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर देंगे हम। ठीक, सो लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ n, n के ऊपर एक एलिमेंट ले लिया और अपनी तरफ से एप्सिलॉन डेफिनेशन लगानी तो अपनी तरफ से अपने एप्सिलॉन मान लिया। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये क्यों सिलेक्ट करा इसकी बात हम बाद में करते हैं, पर हमें अब कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो डेफिनेटली आपको पता है 2 चीजें तो प्रूव करनी पड़ेगी कि नॉर्म ऑफ t tx माइनस ty लेस देन एप्सिलॉन और x माइनस y का नॉर्म लेस देन डेल्टा, ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हम x के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो डेफिनेटली आर्बिट्रेरी पॉइंट y लेना पड़ेगा। ठीक, तो
ये डेल्टा कैसे सिलेक्ट किया है इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, तो एंड ये भी ले लिया हमने कि y माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा है। ठीक, अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि नॉर्म ऑफ, ये प्रूव करना पड़ेगा नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम इसको लेके चले। नाउ टी ऑफ वाई माइनस टी ऑफ एक्स और नॉर्म लेके चले, और साथ में अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको हम ऐसे कंबाइन करके लिख सकते हैं टी ऑफ वाई माइनस एक्स, बिकॉज टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें बाउंडेड तो दिया ही है, तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 बोलती है कि अगर ये बाउंडेड है तो क्या आएगा m टाइम्स ये, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, तो इसको यूज करके डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर लेंगे x, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x, दैट इज y माइनस एक्स, और ये y माइनस एक्स जो है वो किससे छोटा है, वो है डेल्टा से छोटा। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा बन गया। अब आप खुद भी आईडी लगा लो यहाँ स्टूडेंट्स, हमें डेल्टा क्या लेना चाहिए कि एप्सिलॉन बन जाए, तो दैट्स वाई हमने डेल्टा की वैल्यू क्या सिलेक्ट करी थी, एप्सिलॉन ओवर m, m कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट 4 norm of y minus x less than delta implies norm of t of y minus t of x is less than epsilon। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि t is continuous at x, but x तो हमने arbitrary point लिया था, what x is any arbitrary point of n, so it means that अगर किसी भी x जो है वो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा, कोई फिक्स तो लिया नहीं था। आर्बिट्रेरी का मतलब यह है कि इट कैन चेंज, तो इसका मतलब t जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ n। ओके, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमने उल्टा करना है इसका। अब उल्टा में क्या करेंगे, हम गिवन मान लेंगे कि t जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक, और प्रूव करना पड़ेगा कि t बाउंडेड है, तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट ये बाउंडेड नहीं है, कंट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक, सपोज t इज नॉट बाउंडेड, अगर t बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा, there exists no k greater than equal to 0 such that norm of t of x less than equal to k times norm of x for all x belongs to n। got it? तो इसका मतलब है कि अगर वो बाउंडर नहीं है तो वहां पे कोई भी ऐसा के एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जिसके लिए ये होल्ड करे। थोड़ा के की नोटेशन सेम कर लेते हैं, दिस वन। ठीक, तो अगर लेस देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू नहीं है तो ग्रेटर देन होगा। अब वो कौन सी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन होगा, तो लिख दिया फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट xn बिलोंग्स टू n such that norm of t of xn greater than equal to n times norm of xn। और इसको नंबर 2, क्लियर सी बात है कि ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, ऐसा कोई भी के नहीं मिल रहा है हमें ऐसा यहाँ पे। तो इस n के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स होने वाले हैं, तो हम वो वाला पॉइंट्स लेंगे जो वो वाला पॉइंट्स ले लिए जिनके लिए ये क्वांटिटी लेस देन की बजाय ग्रेटर देन n टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ x n होगा। तो कुछ पॉइंट्स लिए और ये होल्ड करेगा, इसको नंबर 2 कर दिया, तो इसको यूज करेंगे हम। अब हम yn लेते हैं और yn को क्या लेंगे, हम इस तरह से लेंगे कि xn को उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, तो वी लेट yn इज इक्वल टू xn ओवर
n टाइम्स नॉर्म ऑफ xn फॉर ऑल n, क्योंकि n जो एक तरह से ये सीक्वेंस है, अलग अलग पॉइंट्स हो गए ना, हो सकता है n की वैल्यू 10 हो, फिर n की वैल्यू 11 हो, 12 हो, इस तरह से वैल्यूज हो सकती है, ठीक, या सीक्वेंस में नहीं, रैंडम भी हो सकता है। वही वेक्टर्स लिए मैंने, दीज आर द बेसिकली वेक्टर्स है ना, क्योंकि नॉन लीनियर स्पेस है तो नॉन लीनियर स्पेस मीन वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स होंगे, तो वो वाले वेक्टर्स जिनके लिए ये इक्वेशन इनइक्वालिटी टू फोल्ड जाएगी। तो हमने क्या किया, yn सिलेक्ट किया, xn को डिवाइड किया हमने n टाइम्स नॉर्म ऑफ xn से, तो इससे क्या हुआ कि बाई n का जो नॉर्म आएगा दैट विल बी 1/n। क्यों? क्योंकि नॉर्म ऑफ xn, अब ये वाला क्वांटिटी जो है वो तो स्केलर है, तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि जब हम अल्फा टाइम्स x लेते हैं तो स्केलर जो होता है वो बिग मॉड बाहर आ जाता है, और जो वेक्टर है वो इनसाइड रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी डायरेक्ट बाहर आ जाएगी और इसके ऊपर मॉड लगेगा, तो मॉड का यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, भी पॉजिटिव है, नॉर्म का पॉजिटिव होता ही है। तो इससे क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ xn कर दिया, तो नॉर्म ऑफ yn जो है आया हमारे पास 1/n आया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस yn है वो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी एज n टेंड टू इन्फिनिटी। और डेफिनेटली हमने यहाँ पे माने कि ये बॉन्डेड नहीं है, तो कंट्राडिक्शन तो आनी है। तो स्टूडेंट अब हम ये प्रूव कर देंगे कि yn तो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन t ऑफ yn जो है वो 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा, तो इसका कंट्राडिक्शन आ जाएगी हमारे पास। सो नाउ व्हाट फॉर ऑल n, हम इसका नॉर्म ऑफ yn लेके चले और यहाँ पे yn की वैल्यू पुट कर दी। सेम यहाँ पे ये अपनी स्केलर है, तो स्केलर जो है वो, क्योंकि हमारे पास t नॉर्मल लीनियर स्पेस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स t ऑफ x। तो ये वाला रिजल्ट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये t से बाहर आ गए, फिर वो दूसरा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट t स्केलर इनटू वेक्टर, तो ये बाहर आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट दिस वन, तो ये वेक्टर से बाहर आ गया, और इसकी जो इक्वेशन 2 से क्या हमने प्रूव किया कि नॉर्म ऑफ t xn जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम्स नॉर्म ऑफ xn, और इससे ये दोनों क्वांटिटी आपस में कट जाएंगी तो 1 आ गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ t yn जो वो तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा इसका मतलब 0 को कन्वर्ज तो नहीं करेगा। So y does not tend to 0 as n tend to infinity. 0 means t of 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा। और since यहाँ पे लिख सकते हैं since y sequence yn converges to 0, but sequence tyn does not converge to t of 0. So इसका मतलब t is not continuous at 0, लेकिन हमने तो बोला t is continuous everywhere, so which is contradiction, so our supposition is wrong. So क्या wrong, क्या माना था हमने कि t बॉन्डेड नहीं, इसका मतलब है t तो बॉन्डेड ही होगा। so I hope ये वाला भी आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले हमने इसमें कन्वर्स पार्ट भी इसमें प्रूव किया हमने। दिस इज अगेन, कई बार ना क्वेश्चन को देख के पता लग जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, तो आपने, क्योंकि बॉन्डेड और कंटिन्यूटी आपस में वाइस वर्सा है, बॉन्डेड है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है तो बॉन्डेड होगा, तो इसको एग्जांपल को अपने प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ठीक। अब एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें m जो है वो क्लोज्ड दिया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशेंट नॉन लीनियर स्पेस की बात करने वाला ये
तो M अपने क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस N, and phi v a natural mapping N into N by M quotient linear space or defined by phi of x is equal to coset x plus m for all x belongs to n. तो हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि phi is continuous, कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड. सेम अभी हमने प्रूव कर लिया कि वो जो बाउंडेड होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, जो कॉन्टिन्यूस होता है वो बाउंडेड होता है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस फॉर विच यहाँ पे करेक्शन है, ये दिस इज वी हैव टू प्रूव नॉर्म ऑफ phi इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक. सो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये अपनी जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है. वैसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले देख रखा है कि डिफाइनिंग है. हमें तो यहाँ पे प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है या कॉन्टिन्यूस है. तो m हमें क्लोज दिया है, ठीक, और m क्लोज है तो n बाई m जो होगा वो नॉन लीनियर स्पेस होगा क्लोजनेस की वजह से, है ना. जैसे हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर h नॉर्मल होगा तो g बाई h जो होता है वो क्वोशिएंट ग्रुप होता है. तो सेम लॉजिक, अगर m यहाँ पे क्लोज्ड सबस्पेस है n का, तो n बाई m जो होगा वो नॉन लीनियर स्पेस होगा. और ये जो क्वोशिएंट नॉन लीनियर स्पेस है इसको हमने डिटेल में पहले पढ़ रखा है. इसमें जो नॉर्म ऑफ कोसेट है वो कैसे डिफाइन होता है, नॉर्म ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m एंड स्मॉल m बिलोंग्स टू m. ओके. और ये डिफाइनिंग हमें पहले देख रखी कि phi इज मैपिंग फ्रॉम n टू n by m y phi of x is equal to x plus m for all x belongs to n. तो ठीक है. अब हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो अपनी मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है. तो वेल डिफाइंड का तरीका क्या है कि दो एलिमेंट डोमेन से लेंगे हमने x और y n से लिए एंड सच दैट वो इक्वल ले लिए हमें. और टेक्निक है कि अगर ये इक्वल ले लिए तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी इमेज भी सेम आनी चाहिए. तो वी हैव टू प्रूव दिस. तो अगर सेम लिया, दोनों तरफ हमने y माइनस किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट ये 0 आ गया, दोनों तरफ y माइनस करा, तो 0 m के पास होगा कि नहीं होगा. ठीक, डेफिनेटली वो क्लोज्ड सब स्पेस है तो 0 तो उसमें होगा ही होगा. ठीक, क्योंकि सब स्पेस का मतलब होता है कि वो दैट विल बी इटसेल्फ लीनियर स्पेस. तो 0 तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वांटिटी है x माइनस वाई है वो किसको बिलोंग करेगी, m को बिलोंग करेगी. और इन दोनों का डिफरेंस अगर m में है तो डेफिनेटली जो अपने एक आप ग्रुप थ्योरी में थ्योरम पढ़ते हैं कि h ऑफ a इज इक्वल टू h ऑफ b implied and implied by a minus b belongs to, या प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट में इसको ऐसे लिखते हैं a माइनस बी बिलोंग्स टू h. प्रोडक्ट के लिए ऐसे लिखेंगे. और अगर एडिशन में हो अगर ये तो h प्लस a इज इक्वल टू h प्लस b देन इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई a माइनस b बिलोंग्स टू h. तो ये वाला रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक, बोथ वे ट्रू होता है. अगर आप ग्रुप थ्योरी याद करें तो उसमें सेट्स के लिए हम ग्रुप थ्योरी में करते थे. तो डेफिनेटली अगर ये वाली चीज हमें दी है x माइनस वाई जो है वो m के अंदर है, ये वाली चीज हमें दी है इनफैक्ट, इट मीन दैट m प्लस x या m प्लस वाई वो सेम हो गए तो x प्लस m इज इक्वल टू y प्लस m. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्यों आया इक्वल. और दिस इज नथिंग बट इट इज ए phi of x and this is phi of y.
तो यही प्रूव कर दिया हमने कि फाई ऑफ एक्स जो फाई ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो इसका मतलब फाई जो अपना वेल डिफाइंड है और फाई की मैपिंग है। अब हमने सबसे पहले इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, फिर इसको बाउंडेड प्रूव करेंगे या कॉन्टिन्यूस, दोनों में से एक प्रूव कर देंगे। ठीक, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो वही तरीका है, क्या दो एलिमेंट हम वेक्टर से लेंगे और दो एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस से लेंगे और दो एलिमेंट फील्ड से लेंगे। तो ये दो फील्ड से ले लिए और ये दो हमने इसके डोमेन से ले लिए। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें कि फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा टाइम्स फाई ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स फाई ऑफ वाई। तो डेफिनेटली सबसे पहले हमने इसकी डिफाइनिंग लगा ली। तो फाई ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस एम। तो दैट मीन एक्स का क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। और यहाँ पे हम ये लिखना चाहिए डेफिनेटली कि अल्फा एक्स और ये बीटा वाई है ये डेफिनेटली एन के अंदर होंगे, है ना, क्योंकि एन जो अपना नॉन लीनियर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट किसका है, एन का, और ये एम का। अब डिफाइनिंग में देखो ना, जो यहाँ पे एलिमेंट होना वो कहाँ का, किसका एलिमेंट होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट एन में चाहिए हमें। ठीक, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से लिख सकते हैं। फिर वो चीज है कि ये दो एम कहां से आ गए, तो वही रिजल्ट स्टूडेंट, एच ऑफ ए प्लस एच ऑफ बी इज नथिंग बट इट इज एच प्लस ए प्लस बी। ठीक, तो वही अपना कुछ सेट्स की लगी, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज सम ऑफ टू कोसेट्स रिवर्स। और इन दोनों से अल्फा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एम आपका क्लोज्ड है और सब स्पेस है, तो अल्फा हम कॉमन से ले सकते हैं। ठीक, सो दिस इज फाई ऑफ एक्स एंड दिस इज फाई ऑफ वाई। तो यही प्रूव करना था हमने कि फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स फाई ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स फाई ऑफ वाई। सो फाई इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रूव करना हमने इसको कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करने की बजाय हम क्या प्रूव कर देंगे, इट इज बाउंडेड। तो यहां लिख सकते हैं टू प्रूव फाई इज कॉन्टिन्यूस it is sufficient to prove phi is bounded। ठीक, तो बाउंडेड प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, फाई ऑफ एक्स जो है, फाई ऑफ एक्स का जो नॉर्म है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। ठीक, अगर ये हो गया तो इट मींस दैट इट कंटीन्यूअस होगा। तो फाई ऑफ एक्स का नॉर्म लेके चले और फाई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने। फाई ऑफ एक्स की डिफाइनिंग क्या है, एक्स प्लस एम, और एक्स प्लस एम का जो नॉर्म है दैट इज डिफाइंड एज इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम वेयर एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। ठीक, तो डेफिनेटली ये जो क्वांटिटी है इन्फीमम है, इस सेट का इन्फीमम डेफिनेटली सभी वैल्यू से छोटा होगा या एट द मोस्ट इक्वल होगा, क्योंकि सारी की सारी बाकी वैल्यूज होंगी, ये जो है इट इज इन्फीमम ऑफ दिस सेट, इस सेट का इन्फीमम है। तो इन्फीमम जो होता है वो होता है अपना ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जो होगा वो सारी क्वांटिटी से, ये जो क्वांटिटी अंदर इन सभी क्वांटिटी से तो छोटा होगा ही होगा। अगर यही इन्फीमम है तो बराबर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस infimum of this set is less than equal to norm of x plus m for all m belongs to capital M. और for simplicity we just take m की वैल्यू हमने 0 ले ली, स्मॉल m की, और डेफिनेटली m में तो 0 होता ही है। तो उससे क्या मिल गया हमें, फाई ऑफ x जो वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस
0, सो ये बन गया। तो यहाँ पे इंटू 1 लगा सकते हैं हम, तो इसका मतलब ये रिजल्ट बन गया। ए की वैल्यू की तरह से क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से प्रूव हो गई कि फाई इज बाउंडेड। अगर फाउंडेड है तो फिर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, अब हमने प्रूव करना है कि फाई का जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ फाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, अब स्टूडेंट अगर हम अभी तक हमने फाई को, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फाई फ्रॉम n टू n बाई m, और इस फाई को हमने बाउंडेड प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया हमने, बाउंडेड। तो डेफिनेटली ये जो फाई है वो किसको बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ n इंटू n, दिस वन। और इस सेट में कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है जो बाउंडेड होती है। तो डेफिनेटली फाई इसको बिलोंग कर गया। और जब फाई इसको बिलोंग कर गया तो इसमें जो फाई का नॉर्म होगा दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ, इस सेट के अंदर जो नॉर्म डिफाइन होता है दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स। और ये जो x है वो n से आएगा, और साथ में x कैसे x होना चाहिए, जिनका नॉर्म 1 से छोटा है। ठीक, तो इस बाउंडेडनेस की वजह से हुआ ये। सो अगर फाई बाउंडेड हो चुका है तो डेफिनेटली नॉर्म ऑफ फाई जो होगा दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ फाई ऑफ सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ फाई ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। और ये जो क्वांटिटी है फाई ऑफ, नॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स जो है वो किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज सुप्रीमम एज इट इज एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। और नॉर्म ऑफ एक्स किससे छोटा है, 1 से छोटा है, सो इट इज लेस देन इक्वल टू 1। सो फाई का जो नॉर्म है वो 1 से छोटा आ गया। तो यही प्रूव करना था। सो दिस इज another question. Now one more example. This is example 4. इसमें देखते तो इसमें क्या है कि n और n डैश नॉनलीनियर स्पेस है, t continuous है, t is continuous transformation from n into n dash if m is a kernel of t। इस बार जो t है वो कर्नल है ना, then show that t is t induced in natural transformation t dash of n by m into n dash and the that norm of t dash is equal to norm of t। अब देखो इसमें प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। t इज मैपिंग फ्रॉम, t की जो मैपिंग है वो n टू n डैश है, क्लियर। और अपनी एक जो मैपिंग है m जो है वो इसका कर्नल है, तो हमारे पास n बाई m बन गया एक कोशेंट नॉनलीनियर स्पेस। ठीक, तो इसको हम इस तरह से बेन डायग्राम से ज्यादा इजी रहेगा। फिर हमने क्या डिफाइन कर ली, एक नई डिफाइन हुई ट्रांसफॉर्मेशन n बाई m टू n डैश। बोलने का मतलब है कि ये अपना n आ गया, ये अपना आ गया n डैश। ठीक, दिस इज आर n एंड दिस इज n बाई m। ठीक, तो यहां से यहां को मैपिंग जा रही है t, और यहां से मैपिंग इधर को जा रही है t डैश। ओके, तो ये बोल रहा है कि पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाक्य पहले एग्जिस्ट करेगी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं करेगी, पहले इसकी एग्जिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी, और साथ में
ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन का जो नॉर्म है वो सेम होगा। ठीक, ओके। सो सबसे पहले तो m को डिफाइन कर लेते हैं। m इज ए कर्नल ऑफ t। तो कर्नल ऑफ t में कौन से एलिमेंट आते हैं? वो एलिमेंट आएंगे n के जो किसको किसको मैप करेंगे? जीरो को। इसमें से वो x आएंगे जो इस जीरो को मैप करेंगे। ठीक है, अगर ये चार एलिमेंट का मैपिंग जीरो को जा रही है तो इसको चारों एलिमेंट जो होंगे वो नॉर्मल कर्नल ऑफ टी में होंगे। तो वो एक्स एन के आएंगे इसमें जिनका मैपिंग किसको जाएगा? जीरो को जाएगा। इसको टी ऑफ एक्स क्या आना चाहिए? जीरो को आना चाहिए। वो हो सकता है एक एलिमेंट हो, दो हो, तीन हो, वो अदर इशू है, पर पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द कर्नल ऑफ टी। सो एम। और आपको पता है कि हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं कि जो एम होता है, जो कर्नल होता है किसी भी मैपिंग का, वो नॉर्मल ग्रुप हुआ करता था। तो यहाँ पे डेफिनेटली एम क्लोज्ड होगा। तो यही देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रूव करने वाले हैं कि एम इज क्लोज्ड। ठीक, तो सबसे पहले हमने दो एलिमेंट ले लिए एम से, या कर्नल ऑफ टी को, एन अल्फा बीटा हमने स्केलर ले लिए। एंड तो x अगर कर्नल ऑफ t में है तो t ऑफ x भी जीरो आएगा और t ऑफ y भी जीरो आएगा। नाउ t ऑफ x अल्फा x प्लस बीटा y लेके चले तो t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम अल्फा टाइम्स t ऑफ x प्लस बीटा टाइम्स t ऑफ y लिख सकते हैं। तो t ऑफ x की वैल्यू जीरो है, इसकी जीरो है, तो यहाँ से क्या हुआ? ये एलिमेंट जो आ गया वो क्या हो गया? डेफिनेटली जीरो आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने x लिया, y लिया, और यहाँ पे एक नया एलिमेंट बना क्या? अल्फा x प्लस बीटा y। वो भी किसको करा गया? जीरो को करा गया। इसका मतलब ये जीरो को अटेंड कर गया, इसका मतलब ये एलिमेंट भी किस में आएगा? ये भी जाके इस कर्नल में घुस जाएगा। ठीक, क्योंकि जो भी जिसकी मैपिंग भी जीरो को जाएगी वो कर्नल में होगा। सो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर m में आए तो इट मीन दैट m जो होगा वो क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड मतलब क्लोजर होल्ड करेगी, यू कैन से। ठीक, सो और साथ में इससे लीनियर स्पेस प्रूव हो गया। यू कैन से m इज लीनियर स्पेस। ठीक है, लीनियर स्पेस इनफैक्ट क्लोज प्रूव करने के लिए उन्हें लीनियर स्पेस ही प्रूव कर दिया। अगर लीनियर स्पेस हो गया तो क्लोज तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। ओके, नाउ अब हमने क्या प्रूव करना है साथ में? अब हमने प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है। सो देयरफॉर टी इज कॉन्टिन्यूस सिंस कर्नल ऑफ टी। क्यों कॉन्टिन्यूस? बिकॉज कर्नल ऑफ टी जो है वो क्या आएगा? कर्नल ऑफ टी दैट विल बी इनवर्स ऑफ जीरो। इनवर्स ऑफ जीरो set, and zero is closed set in n dash. That's why it is excuse me। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे लीनियर स्पेस हुआ तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो कर्नल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कर्नल में क्या है? x है। तो यहां से अगर x निकालना हो तो x क्या आएगा? x विल बी t इनवर्स ऑफ जीरो। ठीक, और जीरो जीरो जो है अपना वो क्या है? एक क्लोज्ड सेट होता है। एक एलिमेंट दिया तो इट इज क्लोज सेट, और वो किसका एलिमेंट होगा? एन डैश का। क्यों होगा एन डैश का? क्योंकि इमेजेस तो कोड में नहीं में होगी। तो और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनवर्स जो होगा, इनवर्स ऑफ क्लोज्ड भी क्लोज्ड होगा। सो दैट्स व्हाई ये क्लोज्ड है और टी कॉन्टिन्यूस है, तो इनवर्स ऑफ क्लोज्ड
जो होगा वो क्लोज्ड होगा, दैट्स वाई कर्नल ऑफ टी जो हो गया वो क्लोज्ड हो गया, मींस एम क्लोज्ड हो गया। तो पहले हमने एम को यहाँ पे क्या प्रूव करा, लीनियर सबस्पेस, फिर जाके हमने एम को क्लोज प्रूव करा। तो एम क्लोज्ड हो गया, तो नाउ एन बाई एम जो है वो नॉन लीनियर स्पेस बन गया। ठीक, ये क्वोशंट नॉन लीनियर स्पेस भी बोल सकते हैं इसको। तो अब हम ये बन गया, तो अब हम ये डिफाइन, जो नई डिफाइनिंग करनी है हमने टी डैश, जो टी डैश डिफाइन करनी है वो हम इसको कर सकते हैं। पहले हमने टी कॉन्टिन्यूस तो देख ही रखा था। तो सो विद द नॉर्म हमारे पास जो टी है एन बाई एम इज ए नॉन लीनियर स्पेस विद नॉर्म। नॉर्म तो हमें पता ही है इसका नॉर्म की डेफिनेशन, क्योंकि एन बाई एम में कोसेट्स होते हैं और कोसेट्स की जो नॉर्म है वो इस तरह से डिफाइंड होती है। हमने इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी करी थी। तो ये क्लियर हो गया। नाउ हमने ये डिफाइन कर ली स्टूडेंट्स, जो इसने बोला है। तो टी डैश एक नई ट्रांसफॉर्मेशन ले ली हमने, जो एन वाई एम टू एन डैश है, और इसकी डिफाइनिंग क्या होगी, ऑब्वियस है यहाँ पे कोसेट्स होते हैं, तो टी डैश ऑफ कोसेट्स ऑफ टी ऑफ एम, और यहाँ पे टी एक्स आएगा। तो फिर वही चीज अगर यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ, ये अपना एन है, ये अपना एन डैश है, और ये अपना एन वाई एम है। तो यहां से x गया, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे t ऑफ x होगा, और ये x है तो यहाँ पे x प्लस एम होगा। इस x की वजह से यहाँ पे एलिमेंट बन रहा है ना। ठीक, अब ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में t है और इन दोनों के बीच में हमने t डैश डिफाइन कर ली। तो डेफिनेटली इस चला तो वही x यहां से था, यहां से इसके लिए दो चीजें कर रहा है ये। एक तो यहाँ पे टी एक्स जनरेट कर रहा है, और ये एक्स यहाँ पे एक एक्स प्लस एम जनरेट कर रहा है। ठीक, तो डिफाइनिंग अब आपको समझ आ गई होगी। टी डैश ऑफ एक्स प्लस एम इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। तो अब इसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव करना है, और साथ में हमने प्रूव करना कि दोनों का नॉर्म जो है वो बराबर आएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने का फिर वही तरीका कि डोमेन से दो एलिमेंट लेंगे और दो लेंगे हम फील्ड से, स्केलर। ठीक, तो सेम दो एलिमेंट ले लिए हमने कोड वेन से, और दो ले लिए स्केलर। ये बीएससी क्लासेस में ऐसे ही करते थे, जब भी हमने प्रूव करना होता था हम ये वाली चीज प्रूव करते थे, है ना। ये लेते थे और अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स अल्फा बीटा टी ऑफ वाई, ये प्रूव, सेम लॉजिक वही है। तो अल्फा टाइम्स एक्स प्लस एम प्लस बीटा टाइम्स वाई ऑफ एक्स, तो हम इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दें, अगर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स आ गया, और अल्फा इंटू एम इज एम। ठीक, उसी तरह से बीटा इंटू वाई। अब आप पूछेंगे कि अल्फा इंटू एम जो है वो एम क्यों लिखा हमने, बिकॉज अल्फा जो होगा वो एम के अंदर होगा ही होगा। ठीक, क्यों, एम इज आपका सब स्पेस है और ओवर फील्ड है, तो डेफिनेटली फील्ड के एलिमेंट तो इसके अंदर होंगे। दैट्स व्हाई ये वाला चीज हो गई कि h इंटू ए जो होता है वो h ही आता है इफ a बिलोंग्स टू h। ये वाला रिजल्ट लगा यू कैन से। और ये तो ग्रुप थ्योरी का रिजल्ट है, पर एनालॉजी आप सेम ही है इसमें भी। तो ठीक हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो एम वही दूसरा लग गया, ए प्लस एच प्लस एच प्लस ए है, एच प्लस बी है, तो इसको हम लिखेंगे एच प्लस ए प्लस बी, तो लाइक दिस। तो यहाँ पे ये रिजल्ट लग गया। अब इसकी डिफाइनिंग लगा देते हैं। तो टी डैश ऑफ एक्स एक्स प्लस एम जो है वो किसके बराबर आएगा। अब ये सारा का सारा जो एलिमेंट है स्टूडेंट, ये वाला एलिमेंट ये एन का एलिमेंट है, तो यहाँ पे x जैसे n का एलिमेंट है और m है, तो किसके बराबर आएगा ये, t ऑफ x, मतलब t ऑफ n का एलिमेंट। तो डेफिनेटली इट विल बी t ऑफ
एक्स प्लस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और डेफिनेटली टी ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, और फिर हम द्वारा इसको रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। टी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, टी डैश एक्स प्लस एम प्लस बीटा टाइम्स टी डैश वाई ऑफ एम। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि टी जो अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, अब क्या बच गया हमारे को प्रूव करने को कि नॉर्म ऑफ टी डैश और नॉर्म ऑफ टी जो होगा वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम टी डैश का नॉर्म हम लेके चल पड़े। ठीक, इससे हमने ये डिफाइनिंग लगा दी यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट अपना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाउंडेड है, ये कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो नॉर्म होगी वो इस तरह से डिफाइन होगी, दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ टी डैश ऑफ एक्स प्लस एम। एक्स जो होगा वो एन से आएगा, कैपिटल एन से, और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो फिर इसकी हमने डिफाइनिंग पुट कर दी, दैट इज टी ऑफ एक्स। बाकी इसकी डिफाइनिंग भी डाल दी यहां पे, norm of x plus m is nothing but it is the infimum of norm of x plus small m belongs to m and is less than equal to 1। तो ये इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 थी, तो इसकी डिफाइनिंग डाली हमने। ओके, तो डेफिनेटली इसका इन्फीमम, इस सेट का इन्फीमम अगर 1 से कम है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो सारी एलिमेंट्स भी लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेंगी। पहले भी हमने ये लॉजिक लगाया। ठीक, तो यहां पे हम टी ऑफ एक्स है और इसको हम टी ऑफ एम लिख सकते हैं, बिकॉज टी ऑफ एम जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एम जो है वो एम का एलिमेंट है, और एम क्या है, एम जो है वो कर्नल ऑफ टी है, और कर्नल ऑफ टी में वही एक्स आते हैं जिनकी मैपिंग टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आता है। तो डेफिनेटली अगर एम एम में है तो डेफिनेट टी ऑफ एम जो 0 होगा। तो हमने यहाँ पे यू कैन से, यहाँ पे हमने प्लस 0 लिख लिया और 0 की वैल्यू हमने टी एम डाल दिया। ठीक, बाकी ये तो एज इट इज लिख दिया वैसे कि वैसे। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको लिख सकते हैं टी ऑफ एक्स प्लस एम, और यहाँ पे एक्स प्लस एम इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये किसका डिफाइनिंग हो गया? ये डिफाइनिंग होगी नॉर्म ऑफ टी की। ठीक, तो डेफिनेटली यहां पे हम ये कह सकते हैं कि टी डैश और टी का जो नॉर्म है वो सेम है। ठीक है, बाकी मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे टी प्लस 0 लिख सकते हैं कि बिकॉज टी ऑफ एम जो 0 होगा। ठीक, तो ये वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया। अब एक एग्जाम्पल बचता है, इसको थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ आपको, इसको आपने ट्राई करना है। सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे भी एन जो है और एन डैश जो वो लीनियर नॉन लीनियर स्पेसिस हैं, और टी जो है वो मैपिंग है फ्रॉम एन टू एन डैश। ओके, और हमें ये शो करने की इक्विवेलेंट है टी बाउंडेड, सो इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एन। ठीक, और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो टी इज कॉन्टिन्यूस एट सम पॉइंट ऑफ एन। ये तो लॉजिक यू कैन क्लियर ही है, तो इसको आपने याद रखना है। दिस इज नॉट ए सिंपल एग्जांपल, यू कैन से दिस इज थ्योरम। अगर बाउंडेड एंड बाउंडेड होगी तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता ही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा पीछे, अगर वो कॉन्टिन्यूस होगी तो एक पॉइंट पे नहीं होगी, सभी पॉइंटों पे होगी। ठीक, अगर होगा कॉन्टिन्यूस तो एक पे होगा तो सब पे होगा, तभी तो ये एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक पे होगा सब पे हो जाएगा। तो 1 implies 2 का मतलब अगर टी बाउंडेड है
तो ये बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, देयर एग्जिस्ट m सच दैट नॉर्म ऑफ t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x। तो हमने प्रूव करने की इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लिया और हमने वही डेल्टा सिलेक्ट कर लिया एप्सिलॉन बाई m। अब हमने x1 और x2 दो पॉइंट्स ले लिए n से, और इन दोनों का जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा है। तो नॉर्म ऑफ t ऑफ x1 माइनस t ऑफ x2 लिया, इसको हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, सो वी कैन राइट t ऑफ x1 माइनस x2 और t हमारा बाउंडेड है, ये रिजल्ट लगा देंगे m टाइम्स लेस देन इक्वल टू m टाइम्स नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2। तो यहां से सो इट मीन दैट t इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इन द सेंस कि अब ये जो हमने डेल्टा सिलेक्ट किया है ना, जो मर्जी नंबर लें हम सभी के लिए होल्ड कर जाएगा। अगर हमें डेल्टा को बार बार चेंज करना पड़े, ठीक, वो एक्सपेरिमेंट करे, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इट मीन दैट इट इज लीनियर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। और 2 इंप्लाइज 3 का तो ऑब्वियस है, या हम बोल रहे हैं कि हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा तो एक पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। सो 2 इंप्लाइज, so this is clear since uniformly continuous n, so surely it implies continuity at some point of n। जब सारे n के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो एक पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। और 3 इंप्लाइज 1, 3 इंप्लाइज 1 मतलब गिवन हमारा t इज कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड प्रूव करना। ये अभी हमने एग्जांपल 2 में ऐसे ही किया, आप देख सकते हैं। इसको अपने एग्जांपल 2 से ऐसे कर लेना। यहाँ पे हमने जैसे ये प्रूव किया, पहले बाउंडेड लिया, फिर कॉन्टिन्यूस प्रूव करा, और फिर कंटिन्यूटी ली, फिर हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लिया और बाउंडेड प्रूव किया। तो ये देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जांपल 2। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर